us start with the ITC. Let us continue. क्या पढ़ा है हम लोग ने ITC के बारे में? What is input tax credit? Input tax credit is nothing but the tax which you have paid on purchases. उसका आपको क्या मिल जाएगा? Credit मिल जाएगा against the tax which you are, which is your liability on your outward tax. बराबर? The tax which you have liability on your outward tax, उसका आपको क्या मिल जाएगा? Credit मिल जाएगा against ITC. So ITC is nothing but tax paid on purchases. Now what all are the types of tax that you have paid? ओके किसका किसका मिलेगा? आपने आपके बिजनेस के लिए क्या क्या परचेस किया है तो आपको आईटीसी मिलेगा. इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. सो इफ यू हैव परचेस इनपुट्स मतलब क्या? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स. और इफ यू हैव टेकन एनी सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, और इफ यू हैव परचेस्ड एनी कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स मीन्स व्हाट? एसेट्स. सो इफ यू हैव परचेस्ड एनी एसेट्स देन फॉर दोज एसेट्स आल्सो you will get what? ITC in your business against your outward tax liability. ठीक है. अब कौन से टैक्सेस मतलब आपने आपके परचेज के ऊपर कौन से टैक्सेस पे किए हैं? यू हैव पेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी ऑन अंडर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज. और या फिर अगर सपोज आपने इंपोर्ट किया है आपके बिजनेस के लिए, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है उसके ऊपर का जो आईटीसी रहेगा उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा. सिर्फ किसका नहीं मिलेगा? जीएसटी विच इज पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. मतलब आपने जिसके पास से परचेज किया, द पर्सन फ्रॉम होम यू हैव परचेस्ड, इफ दैट पर्सन इज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम देन यू विल नॉट गेट आईटीसी ऑन दैट purchase. Okay, then there is a section 16 eligibility and conditions. Eligibility क्या है? दो एलिजिबिलिटी है. सबसे पहला क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एंड इनवर्स सप्लाई शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड शुड बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो ही शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड द गुड्स शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस, देन ओनली you will get the ITC. What are the conditions? Conditions are TR. पहला क्या है? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. There should be a proper tax invoice. Either tax invoice और डेबिट नोट या कोई भी कुछ भी चलेगा, लेकिन सिर्फ उसमें टैक्स अलग से दिखना चाहिए तो ही आपको आईटीसी मिलेगा. इफ यू से दैट यू हैव लॉस्ट द इनवॉइस और इनवॉइस इज डिस्ट्रॉयड देन यू विल नॉट गेट द आईटीसी. देन आर क्या था? आर मतलब क्या? रिसीट ऑफ गुड्स. यू शुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स. ओके, देन ओनली यू विल गेट द आईटीसी. बट सपोज इफ देयर इज अ बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, इन दैट केस you will get ITC when the goods are actually received by the other person. ठीक है? You will get ITC when the goods are actually received by the recipient, then you can claim ITC. फिर अगर if goods are received in lots or installment, then in that case when can you claim the ITC? When you have received the last lot or installment. फिर नेक्स्ट टी से क्या था? टैक्स शुड बी पेड बाय सप्लायर ऑन दैट सप्लाई. टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट. एंड लास्ट आर क्या था? रिटर्न. तो जो सप्लायर है उससे जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल किया रहना चाहिए. बराबर. फिर एक छोटा सा प्रोवाइसो था. प्रोवाइसो क्या बोलता है ये कि अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो, इफ यू आर क्लेमिंग द आईटीसी, देन इन दैट केस recipient has to make payment to the supplier within how many days? Within 180 days. If you are claiming ITC तो आपको 180 days के अंदर क्या करना पड़ेगा? recipient has to make payment to the supplier. अगर 180 days में पेमेंट नहीं किया, अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो वो केस में क्या हो जाएगा? आईटीसी रिवर्स हो जाएगा in the immediately next month in which you have claimed the ITC. तो जिस महीने में आपने ITC क्लेम किया है, जिस महीने में आपके 180 डेज खत्म होते हैं, एग्जैक्टली उसके अगले महीने में ITC रिवर्स हो जाएगा. ITC रिवर्स हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? When you have taken the ITC, that time what you have done? You have reduced it from your output tax. Now when you claim, when the ITC gets reversed, so what will happen? It will be added back to your output
आउटपुट टैक्स, बराबर। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लगेगा 18%। कब से लेके कब तक? जब से आपने आईटीसी लिया था तब से लेके जब तक वो आउटपुट टैक्स में ऐड हुआ है तब तक के लिए इंटरेस्ट लगेगा। फिर क्या मैं ये आईटीसी कभी भी क्लेम नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 180 डेज के बाद कभी भी सप्लायर को पे करोगे तो जब भी सप्लायर को पे करोगे आप उसका आईटीसी क्लेम कर लेना, बराबर इतना? यस मैम। ठीक है। फिर हमने क्या था, डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन ऑन आईटीसी कंपोनेंट। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी लेते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसमें एग्जांपल दिया है मैंने दो। देखो, फर्स्ट क्या है, हैवमोर लिमिटेड purchased machine for making ice cream for ₹50 lakhs plus GST 10%। मशीन का कॉस्ट कितना था? उसने आइसक्रीम खरीदने के लिए मशीन लिया, कितने का लिया? 50 लाख का लिया, और उसके बाद जीएसटी कितना लिया? 10%। इट हैज कैपिटलाइज्ड मशीनरी वैल्यू एट 55 lakhs। कैन ही अवेल द आईटीसी? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 50 lakhs प्लस जीएसटी 10%। मतलब जीएसटी निकालो, इसके ऊपर कितना आया? 50 lakhs का 10%, 5 लाख ना? 5 लाख। 50,000 का 10% कितना? 5 लाख। तो 5 लाख इसका जीएसटी का अमाउंट। उसने अपने बुक्स में इट हैज कैपिटलाइज्ड मशीनरी एट व्हाट वैल्यू? कितने अमाउंट पे उसने अपना मशीनरी कैपिटलाइज किया है? 55 lakhs। मतलब उसके बैलेंस शीट में यहाँ पे मशीनरी कितने का दिखेगा? 55 lakhs का। नाउ टेल मी, दिस 55 lakhs इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो क्या इसके ऊपर उसको आईटीसी मिलेगा क्या? विल ही गेट द आईटीसी? No, ma'am. No, he will not get the ITC. Why? Because now he will charge depreciation. अब इसका PNL रहेगा तो ये depreciation किसके ऊपर चार्ज करेगा? 55 lakhs पे चार्ज करेगा ना? डेप्रिसिएशन 55 lakhs पे चार्ज करेगा। तो अगर उसको टैक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो उसको आईटीसी मिलेगा नहीं। बेसिकली अगर मैं एक थंब रूल बोलूं तो व्हाट वी कैन से कि अगर टैक्स बैलेंस शीट में आया है, अगर टैक्स बैलेंस शीट में आया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और टैक्स बैलेंस शीट पे नहीं आया है तो आईटीसी मिलेगा। Okay, so here Havmor cannot avail the ITC as it has taken depreciation on tax component. लेकिन will your answer be different if Havmor Limited has purchased the machine for making ice creams for ₹50 lakhs plus GST 10% and it has capitalized machinery value at ₹50 lakhs. Now can you avail the ITC? Now can you avail the ITC? अब वो बैलेंस शीट में कितने पे रिकॉर्ड कर रहा है? इन बैलेंस शीट ही इज रिकॉर्डिंग मशीनरी एट व्हाट वैल्यू? एट 50 lakhs. नाउ कैन यू अवेल द आईटीसी? यस, ही कैन अवेल द आईटीसी नाउ, बिकॉज अभी वो डेप्रिसिएशन पे कितने पे कैलकुलेट करेगा? 50 lakhs पे कैलकुलेट करेगा, तो टैक्स नहीं आ रहा है। सो इन दैट केस क्या टैक्स बैलेंस शीट में आया? क्या टैक्स बैलेंस शीट में आया? नहीं आया, तो उसको आईटीसी मिलेगा। और टैक्स अगर बैलेंस शीट में आएगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? यस। नाउ टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अब आई थिंक कल ये टॉपिक हमने लास्ट में किया था, तो आधे लोगों को घाई रहेगा भागने का, या जो भी था नहीं समझ में आया रहेगा कुछ लोगों को। आई वॉन्ट टू रिवाइज इट अगेन। एक बार वापस से ये वाला रिवाइज कर लेते हैं ना, खिचड़ी हो गया इधर ही। Okay, what is the due date of filing return? Due date of claiming the credit. Claiming the credit मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई इनवॉइस है तो उस इनवॉइस का क्रेडिट आप कब तक क्लेम कर सकते हो? ठीक है, उस इनवॉइस का क्रेडिट आप कब तक क्लेम कर सकते हो? तो इसके लिए क्या दिया है उन्होंने? टाइम लिमिट दिया है। क्या है टाइम लिमिट? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न
for the month of September of the next financial year or date of filing the annual return, whichever is earlier. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. एग्जाम्पल, देयर वॉज वन इनवॉइस. समझो आपने आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आपने ऑफिस खोला, अपने ऑफिस में आपके लिए कंप्यूटर खरीदा. ठीक है, आपने ऑफिस में आपके लिए एक कंप्यूटर खरीदा. वो कंप्यूटर का जो बिल था ना, बिल इनवॉइस जो था, कंप्यूटर का इनवॉइस, उसके ऊपर डेट लिखा था 1 जनवरी 2022. क्या डेट लिखा था? 1 January 2022. So in which month you should take ITC of this invoice? इस इनवॉइस का आपको आईटीसी कौन से महीने में लेना होगा? जिस दिन का ये इनवॉइस है. तो ये इनवॉइस कौन से महीने का है? जनवरी मंथ का है. सो आइडियली यू शुड टेक इनवॉइस इन विच मंथ? यू शुड टेक आईटीसी इन जनवरी मंथ. बराबर. लेकिन आपने जस्ट नया ऑफिस चालू किया था, तो आपसे ये जो बिल है ना, ये मिसप्लेस हो गया. क्या हो गया? मिसप्लेस हो गया, कहीं पे घूम गया. तो नाउ इनवॉइस इज लॉस्ट. सो नाउ कैन यू क्लेम द आईटीसी? Can you claim the ITC in January? No, the invoice is lost. So if there is no invoice, you cannot claim the ITC. तो ये बिल मिसप्लेस हो गया, तो आपने इसका ITC नहीं क्लेम किया. ठीक है. फिर ना हम लोग लेते हैं अगस्त में. अगस्त में आपके ऑफिस का ऑडिट हो रहा था. ठीक है, आपके ऑफिस का ऑडिट हो रहा था. कौन से महीने में? अगस्त 2022 में. अगस्त 2022 में ऑडिट हो रहा था. तो आपके ऑडिटर ने पूछा कि ये आपके पास कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर का बिल नहीं है. तो आपने बोला कि वो बिल तो घूम गया. तो ऑडिटर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो बिल ढूंढना पड़ेगा. तो आपने ना पूरा ऑफिस सबको काम पे लगा दिया और बोला कि कैसे भी करके इस इनवॉइस को ढूंढो. तो ये इनवॉइस आपको मिला 15 अगस्त को छुट्टी था. आपने सबको ऑफिस में बुलाया और बोला कि 15 अगस्त को आके अपने को ऑफिस में आके बिल ढूंढने का है. ठीक है, तो सब लोग ने फाउंड द बिल. यू फाउंड द बिल ऑन 15 अगस्त 22. ठीक है, 15 अगस्त को आपको वो बिल मिल गया. साफ सफाई किया तो आपको वो बिल मिल गया. नाउ टेल मी, आपको 15 अगस्त को जो बिल मिला है उसके ऊपर डेट क्या है? इनवॉइस के ऊपर डेट क्या है? 1 January 22. Now can I take ITC in August month? अभी मैं जनवरी में तो नहीं जा सकती आईटीसी क्लेम करने के लिए. तो ये एक बिल ऐसा है जो जनवरी मंथ का है, 1 January 2022. So this invoice is dated on January 22, जिसका हमने जनवरी में आईटीसी क्लेम नहीं किया क्योंकि वो बिल गुम गया था. The bill was lost. Now we have found the bill dated January in August. Now can I claim the ITC in August month for the bill whose invoice date is 1 January? पहले क्वेश्चन समझ में आया, सिचुएशन समझ में आया, हम क्यों ये टाइम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, why this time limit is available, why is this provision, ये टाइम लिमिट का प्रोविजन क्यों है? बिकॉज बहुत बार क्या होता है, आपसे कोई इनवॉइस रह जाता है, गलती से छूट जाता है. अगर या तो सप्लायर ने बिल लेट दिया, ठीक है, गुड्स लेट आए, तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ एनी रीजंस यू हैव forgotten or I can say you have missed to take the ITC in that particular period. तो मैं कब तक आईटीसी ले सकती हूँ? तो ये जनवरी इनवॉइस का, जिस इनवॉइस का डेट जनवरी है, इसका मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर सकती हूँ? तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिस इनवॉइस इज ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? 22, 23. No, 21, 22. This invoice is of which financial year? 21, 22. तो इस फाइनेंशियल ईयर के
बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, विच विल बी द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 22-23. फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 का सितंबर मंथ, दैट मीन्स विच ईयर, सितंबर 2022। इसका मैं रिटर्न कब तक भरूंगी, इस महीने का रिटर्न मैं कब तक भरूंगी, 20 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 2022 और एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर 22। ठीक है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट इज 31 दिसंबर 22, बट मैं मार्च से अप्रैल 22 से लेके दिसंबर 22 तक कभी भी फाइल कर सकती हूँ एनुअल रिटर्न। तो समझो मैंने एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइल किया, है से 25 अक्टूबर 22 को, 25th October 22. So out of these two, whichever is earlier, which is earlier 20 October. तो मैं इस इनवॉइस का जिसके ऊपर 1 जनवरी डेट दिया है उसका मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर सकती हूँ, 20th अक्टूबर तक। ये इनवॉइस मेरे को कौन से महीने में मिला, साफ सफाई करके कौन से महीने में मिला, 15th August 2022। What is the due date, 20 October. When I have got it, 15th August. Can I claim ITC? Can I claim ITC? Yes. Yes, I can claim ITC क्योंकि ड्यू डेट क्या है, मैं 20 अक्टूबर तक कभी भी आईटीसी ले सकती हुई इस इनवॉइस का। तो ये तो मेरे को 20 अक्टूबर के पहले मिल गया ना, अगस्त पहले आता है अक्टूबर से, बराबर। सो फॉर दिस इनवॉइस आई कैन क्लेम द आईटीसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes. One more example. Same example. We take same situation. Say there was invoice. आप CS बन गए, आपने आपको ऑफिस खोला, ऑफिस में कंप्यूटर परचेस किया 1 जनवरी 2022 को। कब परचेस किया, 1 जनवरी 2022 को। आप कंप्यूटर खरीदा और भी बहुत सारी चीजें खरीदी, तो आपसे ये जो बिल है ये मिसप्लेस हो गया। ओके, दिस इनवॉइस गॉट मिसप्लेस्ड, बराबर, ये बिल मिसप्लेस हो गया। अब दिवाली का साफ सफाई कर रहे थे, दिवाली कब आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, नवंबर में आया था 2022 में, समझो नवंबर में आया। तो अब नवंबर में ऑफिस का साफ सफाई कर रहे थे दिवाली का, तब आपने एक ड्रॉवर खोला कोपचे में और वहां पे ये बिल पड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, 1 जनवरी को आपने कंप्यूटर खरीदा लेकिन बिल मिसप्लेस हो गया, देन हैव यू टेकन द आईटीसी इन जनवरी? नो, बिकॉज देयर वाज नो इनवॉइस, सो यू हैव नॉट टेकन द आईटीसी। ठीक है, मिसप्लेस हो गया। फिर आप दिवाली का साफ सफाई कर रहे थे से नवंबर, एग्जाम्पल लेते हैं 15 नवंबर 2022 को आप दिवाली का साफ सफाई कर रहे थे और इस दिन पे आपको ड्रॉवर में यू फाउंड दिस इनवॉइस। इस इनवॉइस का डेट क्या है, 1 जनवरी 2022। 15 नवंबर को जब आप साफ सफाई कर रहे थे, एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ ना, हाँ ना, सॉरी, 15 नवंबर को जब आप साफ सफाई कर रहे थे तब आपको ये इनवॉइस मिला आपके ड्रॉवर में जिसका डेट था 1 जनवरी 2022। नाउ टेल मी, क्या नवंबर महीने में मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? क्या नवंबर महीने में मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? यस और नो?
think and tell me. Date of Yes, annual ma'am. return is also same. Annual return भी same है, 25th October 22. If yes, then why yes? If no, then why no? Who said yes? I said, ma'am. Ma'am, yes, because the October month should be of next year. मतलब the due date is of next year, and this is of the same year. So yes. है? No. मतलब मेरे को आपका रीजन ही नहीं समझा, मैम क्या ये है नेक्स्ट reason? नेक्स्ट ईयर के एनुअल रिटर्न में क्लेम होगा ना, बिकॉज इट्स 15 नवंबर हाँ, 2022. एक सेकंड तो एक सेकंड एनुअल एक सेकंड हाँ शिवानी, आपका क्या रीजन था? Ma'am, the due date is till next year, na, and they found the invoice in the same year, in November. So till next year. No, you have not understood the concept of due date. Any other answer? So ma'am, due date will be next year. मतलब that will be 2023, no, for 15 November I 2023. am asking you, can he take this ITC? Can he take ITC in 15th November के रिटर्न में? Yes. मतलब नहीं, ड्यू डेट उसका तो दिसंबर में आएगा ना, 20th दिसंबर 2020 नहीं नहीं नहीं. में आएगा और कोई आंसर? रिटर्न. और कोई आप आंसर? एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं क्या? मैं पूछ रही हूँ, ये इनवॉइस था जो 1 जनवरी का डेट था उस बिल पे, ठीक है, वो मिसप्लेस हो गया था, गुम गया, अच्छा, ठीक है. 1 जैन 2022 का है. इनवॉइस का तारीख है 1 जनवरी, बिल के ऊपर डेट क्या है 1 जनवरी, वो गुम गया था जनवरी में, इसलिए मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया. फिर मैं जब नवंबर में दिवाली का साफ सफाई कर रही थी ना, तभी एक ड्रॉवर में से ये बिल निकला कंप्यूटर का, जिसके ऊपर तारीख था 1 जनवरी. नो, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो गया एंड एनुअल रिटर्न का डेट भी चला गया है. अब मैं बैकवर्ड जैन में तो नहीं जा सकती है आईटीसी लेने के लिए, तो मेरे को नवंबर में देखना पड़ेगा. तो क्या मैं नवंबर में आईटीसी क्लेम करूंगी? Ma'am, annual return date is 31st December, madam. That is the due date. I am telling I have actually filed the annual return on 25th October. That is for the No, financial no, year ma'am. 21-22. 21-22, yes, financial year But this- 21-22. and this invoice is also for the financial year 21-22. But you have got the invoice in the financial year 22-23, and the annual return date 25th October 2022 is also crossed. So you can't take the claim. Cannot take the claim in November 22. क्या मैं बाद में क्लेम कर सकती हूँ? No, ma'am, no. यस, सी यहाँ पे क्या मतलब, हाँ मतलब आपका आंसर करेक्ट है, इसलिए यस कि नहीं क्लेम कर सकते. सी कौन था? शिवानी एंड अदर्स ऑल्सो, जिनको नहीं समझ में आया है अभी भी ड्यू डेट. ये ड्यू डेट क्या है? इस इनवॉइस का मैं लेटेस्ट बाय लेटेस्ट कब तक क्रेडिट ले सकती हूँ? Once the due date is crossed, I cannot take the ITC. Once that due date is crossed, I cannot take the ITC. So first, you find out the due date of this invoice. ये invoice का date क्या है? First of all, 1st January 22. That means which financial year? 21-22. Now, how will you find out the due date? Due date of return for the month of September of the next financial year. ये इनवॉइस कौन से डेट का है? 21-22 का. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर 22-23. 22-23 में सितंबर मंथ कब आएगा? सितंबर. अभी मैं ये भी लॉजिक बोलती हूँ कि सितंबर मंथ क्यों है. जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स किया है उनको पता है बेटा सितंबर महीने में क्या होता है. Returns file. हाँ, सितंबर महीने में क्या होता है? ऑडिट होता है, ठीक है. तो इससे क्या बोला है कि अगर समझो, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपका क्या बन जाता है?
डायरेक्ट टैक्स में ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो ये आपका क्या बन जाता है? Yes. प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर बनता है। कौन सा? ये 22 Assessment year. असेसमेंट ईयर। हाँ। ये क्या है आपका? प्रीवियस ईयर। तो ये Previous क्या year. बन जाता है आपका? असेसमेंट Assessment ईयर। year. जैसे प्रीवियस ईयर मार्च, लॉजिक याद रखो, लॉजिक याद रहेगा तो सितंबर महीना बराबर याद रहेगा। जैसे ही मार्च खत्म हो जाता है, मार्च 22 जैसे ही खत्म हुआ, हम उसके बाद क्या करते हैं? रिटर्न्स फाइल करते हैं, बराबर। जुलाई, अगस्त, जुलाई में, सितंबर में और नवंबर में, क्लियर। तो सितंबर में जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, तब हम ऑडिट करवाते हैं। तो जब हम ऑडिट करवाते हैं ना, तभी आपका सीए आएगा, वो आपसे बिल मांगेगा, एक एक चीज का बिल मांगेगा। आपके ऑफिस में माइक्रोवेव रहेगा, उसका भी बिल मांगेगा, छोटे से छोटे चीज का बिल मांगेगा। तब सितंबर महीने में आपके ऑफिस में आपका सीए आया, सीए ने आके देखा कि आपके ऑफिस में इधर कंप्यूटर पड़ा है, आपने पिछले महीने, आपने जनवरी में कंप्यूटर खरीदा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री रहेगा ना, कंप्यूटर, बैलेंस शीट में कंप्यूटर दिखेगा, तो वो आपसे बिल मांगेगा, लेकिन आपके पास वो बिल रहेगा नहीं सितंबर महीने में, समझा? ठीक है, इसलिए सितंबर मंथ दिया गया है, क्योंकि जो भी झोल झपट है, बेसिकली जो भी झोल झपट है, वो सब ऑडिट के टाइम ही निपट जाए तो अच्छा है जीएसटी का। क्योंकि जब इनकम टैक्स का ऑडिट होता है तो सिर्फ इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं होता है, जीएसटी के रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। आपने जीएसटी में कितना आईटीसी लिया, आपने जीएसटी में कितना आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आया है, ये सब चेक किया जाता है। इसलिए उन्होंने ये सितंबर महीना दिया है कि अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इनवॉइस छूट गया है आईटीसी लेने के लिए, इफ एनी इनवॉइस इज लेफ्ट आउट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, तो ऑडिटर तो सितंबर में ऑडिट करेगा ही। तो अगर कोई भी इनवॉइस छूट गया है तो ऑडिटर के नजर में आएगा कि आपने किसी को भी, मतलब आपने एसेट परचेज किया है लेकिन उसका आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, ये ऑडिटर के नजर में आएगा। कब आएगा ऑडिटर के नजर में? अगले साल के सितंबर। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोला है, असेसमेंट ईयर नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो किस में होता है? डायरेक्ट टैक्स में होता है। Now understood the logic for September month. Why they have given the September? जीएसटी वालों का बर्थडे आता है इसलिए सितंबर ऐसा स्पेशल नहीं है। Why September they have taken? Because सितंबर में इनकम टैक्स ऑडिट होता है। So whatever if anything is misplaced, जो भी रिकॉर्ड, अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है, that can be rectified in September month. I hope it is clear. Yes, ma'am. अब लॉजिक समझा ये सितंबर महीने का, अब याद रहना चाहिए। तो क्या होगा, अब ये फाइनेंशियल ईयर का मैं और कब तक आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? अगले साल के सितंबर महीने तक। अगला साल मतलब 2023 नहीं शिवानी, नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 नहीं, हियर वी आर टॉकिंग फाइनेंशियल ईयर। सो दिस फाइनेंशियल ईयर इज April 21 to March 22, which will be the next financial year 22-23, मतलब अप्रैल 22 से मार्च 23। तो इसके बीच में सितंबर महीना कब आएगा? September 2022. What will be the due date of filing return of September month? सितंबर मंथ, क्योंकि इस सितंबर में आपका ऑडिट होगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगे। तो अगर कुछ भी इनवॉइस रह गया है, भूल गए हो, तो ऑडिटर के नजर में आ जाएगा। तो ऑडिटर आपको बोलेगा कि ओ भाई साहब आपने इसका आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो आप बोलोगे अरे हाँ शीट में तो भूल गया। तो ऑडिटर बोलेगा कोई बात नहीं, आप आपके इस सितंबर महीने का जब रिटर्न फाइल करोगे, तो कब रिटर्न फाइल करोगे सितंबर महीने का? 20 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। तो उस महीने में आप आईटीसी क्लेम कर लेना। या फिर अगर आप यहाँ पे भी भूल गए तो एनुअल रिटर्न, लेकिन अपना प्रोविजन क्या बोलता है? 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर हियर 20 October. So what is the due date of taking
दिस इनवॉइस फर्स्ट, तो जिस इनवॉइस का डेट 1 जनवरी है उसका मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर सकती हूँ? 20 अक्टूबर तक। व्हाट इफ 20 अक्टूबर क्रॉस हो गया तो क्या बाद में मेरे को इस आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो। बाद में आप उस बिल को फाड़ के फेंक देना, नहीं तो आग लगा देना, समझा? बाद में आपको कोई हिसाब से उसका आईटीसी मिलेगा नहीं। क्लियर? तो जो भी अगर आपका आईटीसी बचा हुआ है तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के ड्यू डेट तक मिलेगा, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को साफ सफाई किया तो कभी मिला हम लोग को आईटीसी? 15 नवंबर। लेकिन व्हाट वाज द ड्यू डेट? ड्यू डेट वाज 20 अक्टूबर। इस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम करने का ड्यू डेट क्या था? 20 अक्टूबर। हम लोग को कब मिला? 15 नवंबर को। मतलब इसका ड्यू डेट चला गया है, तो बस अभी कुछ नहीं, अभी वो इनवॉइस फाड़ के फेंक देने का, नहीं तो वो इनवॉइस से ऑफिस का बाकी का साफ सफाई कर लेने का। समझ में आया पॉइंट? Yes. अंडरस्टूड बोथ द एग्जांपल्स? हाँ मैम. Clear? So in this case, can I claim the ITC? In this case, can I claim the ITC? The answer is no. ठीक है, ये वाले में मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगी, इसमें मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगी। क्लियर? लिखना है ये एग्जांपल या समझा? समझा मैम. एग्जांपल लिखना। चलिए तो राइट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, राइट डाउन द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी एंड राइट डाउन बोथ द एग्जांपल्स। Done writing? डन मैम। चलो आगे देखिए। नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी मतलब क्या? सी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जैसे हमने उस दिन एसी का एग्जांपल लिया था कि आपने आपके बिजनेस के नाम पे आप सीएस बन गए, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने 2 एसी खरीदा, एक एसी घर में लगाया, एक एसी ऑफिस में लगाया। तो टेल मी किसके लिए आपको आईटीसी मिलेगा? जो ऑफिस में लगाया हो या जो घर में लगाया हो? ऑफिस में लगाया होगा। That means if you have purchased any goods or services, and you have used it for business purpose or non-business purpose, ठीक है? नॉन बिजनेस पर्पस। तो
आपने गुड्स खरीदा, इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस पर्पस, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बिजनेस पर्पस। तो आपने गुड्स या सर्विसेज लिए, आपने गुड्स या सर्विसेज लिए जो बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो जो गुड्स आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो गुड्स आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल समझो, आपने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, यू हैव परचेस्ड, ये तो एसी हो गया, 2 एसी आपने खरीदा, एक घर में एक ऑफिस में, तो वो एकदम क्लियर एग्जांपल हो गया था। लेकिन अगर समझो आपने एक लैपटॉप परचेस किया, ओके, नाउ दैट लैपटॉप इन द फुल फाइनेंशियल ईयर 2 months यू आर यूजिंग, 2 महीना आपका एग्जाम रहता है, तो 2 महीने के लिए आप आपके घर पे यूज करते हो और बाकी 10 महीना आप वो लैपटॉप ऑफिस में यूज करते हो। क्वेश्चन समझ में आया? एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप से आप 2 महीना आपका पर्सनल यूज करते हो एंड 10 months यू आर डूइंग इट फॉर बिजनेस यूज। देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जितना आईटीसी प्रोपोर्शनेटली बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा उतना आईटीसी आपको मिल जाएगा, और जितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा उतना आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो, ये तो इजी है, बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस। दूसरा आता है एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज मतलब क्या? समझो मैंने ना एक रॉ मटेरियल खरीदा, एग्जाम्पल लेते हैं, समझो मैंने ना प्लास्टिक खरीदा, ठीक है, मैंने प्लास्टिक खरीदा, दिस इज रॉ मटेरियल। इस प्लास्टिक से मैंने पेन्स मैन्युफैक्चर किया और इसी प्लास्टिक से मैंने पेंसिल मैन्युफैक्चर किया। मैंने खरीदा क्या? आई हैव परचेस्ड द प्लास्टिक विच इज माई रॉ मटेरियल। फ्रॉम दिस प्लास्टिक आई हैव मैन्युफैक्चर्ड पेन एंड आई हैव फ्रॉम द सेम प्लास्टिक आई हैव मैन्युफैक्चर्ड द पेंसिल। जब मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करके सेल करती हूँ, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज अ टैक्सेबल गुड्स एट द रेट से 5%। और ये जो पेंसिल मैंने मैन्युफैक्चर किया है, दिस इज एग्जाम्ड सप्लाई, दिस इज एग्जाम सप्लाई, बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है पेंसिल जो है वो बेसिक नेसेसिटी का है, पेन फिर भी एक लग्जरी आइटम है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो पेंसिल जो है वो क्या है? एग्जाम सप्लाई है। नाउ टेल मी, विल आई गेट द आईटीसी फॉर फुल प्लास्टिक? No, ma'am, only pen. No. What does the government says here? कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेस किया है, उस रॉ मटेरियल परचेस करके या वो गुड्स परचेस करके अगर आपका आउटवर्ड टैक्सेबल, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। समझो मैंने टोटल प्लास्टिक खरीदा था 100 kgs। टोटल कितना मैंने प्लास्टिक परचेस किया था? 100 kgs परचेस किया था। अब मैंने पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए 60 kgs का प्लास्टिक यूज किया और पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 40 kgs का प्लास्टिक यूज किया, ठीक है। तो ये केस में मेरे को कितने केजीज आउट ऑफ, क्या मेरे को पूरे 100 केजीज का आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। मेरे को किसका आईटीसी मिलेगा? जो मैंने 60 केजीज का प्लास्टिक पेन बनाने में यूज किया है ना, इसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक मैंने एग्जैक्ट सप्लाई मीन्स व्हाट? सप्लाई मीन्स व्हाट? सेल। तो जो मैंने एग्जाम सेल करने के लिए यूज किया है ना, उसके ऊपर मेरे को आईटीसी मिलेगा नहीं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो 2 चीजें हैं इसमें, कौन सी 2 चीजें हैं? व्हाट आर दीज 2 थिंग्स?
फर्स्ट इज whether you are using it for business purpose or non business purpose. अगर business purpose के लिए है तो ITC मिल जाएगा, non business purpose वालों के लिए ITC नहीं मिलेगा. फिर अगर उससे आप क्या सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई. अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या आएगा, आपको किसके किसके लिए ITC नहीं मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे. Here, if you have, this is for business purpose, non-business purpose, this is one category. But if you have purchased goods or services, ठीक है, और उससे अगर आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो, एग्जाम सप्लाई, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है, ये गुड्स आपने खरीदा या मैन्युफैक्चर करके, इफ यू आर डूइंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं मिलेगा, एग्जाम सप्लाई नहीं मिलेगा. फिर अगर आप में कोई ब्लॉक क्रेडिट है, वो ब्लॉक क्रेडिट हम आगे करेंगे, अगर इससे अगर आपका कोई 17 सबसेक्शन 5 वाला आइटम है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट वाला है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. फिर फोर्थ है, अगर नील रेटेड है, नील रेटेड, देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट द आईटीसी. लेकिन अगर जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेटेड सप्लाई? ओनली 2 टाइप्स ऑफ सप्लाईज आर कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई. पहला है एक्सपोर्ट्स एंड दूसरा है सप्लाई मेड टू एसीजेड, सप्लाई मेड टू एसीजेड. ये दो ही ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई. अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई मतलब समझो, मैंने यहाँ से ये प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक में से अभी समझो मैं मार्कर भी बना रही हूँ, प्लास्टिक में से मैं क्या बना रही हूँ, मार्कर. ठीक है, ये प्लास्टिक यूज करके मैंने मार्कर बनाया, और इस मार्कर को मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, इस मार्कर को मैं एक्सपोर्ट करती हूँ. तो क्या एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी पेएबल है क्या? नहीं, दे आर जीरो रेटेड. जीएसटी है लेकिन कितना परसेंटेज है, 0% है. ठीक है, तो क्या इसके ऊपर मैंने then if I have used suppose 20 kgs of plastic on this, then can I claim the ITC of this 20 kgs? The answer is yes. Understood? Yes, ma'am. Okay, and if from this you are making any taxable supply, then you will definitely get the ITC. Then you will definitely get the ITC. Understood? So you will get ITC only in 2 cases, where you are doing zero rated supply and where you are doing taxable supply. मैम 17 सबसेक्शन 5 क्या है? ये ब्लॉक क्रेडिट है, हम पढ़ेंगे आगे, आएगा ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या, वो आप परचेस करते हो, आप सर्विस परचेस करते हो, बट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. मतलब आपका आईटीसी उसके लिए उस कंडीशन में अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं, वो सिचुएशन में आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. क्लियर? चलो लिख लो ये एक चीज नोटबुक में. Ma'am, can you explain, will ITC be provided on zero rated supply?
जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर ना ये ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज आर कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाईज. ओके, सो इफ यू हैव परचेज एनी गुड्स एंड फ्रॉम दैट गुड्स इफ यू आर मेकिंग एनी जीरो रेटेड सप्लाई, example, I have purchased the plastic, from that I have manufactured marker and I am exporting this marker. So which is my type of supply? ये मेरा कौन सा type of supply है? Zero rated supply. तो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, मैंने कोई गुड्स परचेस किया है और वो गुड्स यूज करके अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई करती हूँ तो उसके लिए मेरे को आईटीसी मिल जाएगा. Many times people get confused between zero rated and exempt and nil rated. जीरो रेटेड में, नील रेटेड में और एग्जाम्ड में. देखो, जीरो रेटेड में भी जीरो होता है, नील रेटेड में भी जीरो होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप नील रेटेड सप्लाई करते हो तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. मतलब आपने कोई गुड्स परचेस किया, उससे आपने नील रेटेड सप्लाई किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अब समझो मैंने प्लास्टिक खरीदा और वो प्लास्टिक में यूज करती हूँ मिल्क मैन्युफैक्चर करने को, मतलब दूध का थैली बनाने को. ठीक है, दूध का पैकेट आता है, दूध का थैली आता है, तो समझो मैंने प्लास्टिक खरीदा और उससे मैं वो दूध का थैली बना रही हूँ. नाउ मिल्क इज मिल रेटेड, मिल्क के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो उसके प्लास्टिक में मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा. समझा? लेकिन मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करती हूँ और वो मार्कर में एक्सपोर्ट करती हूँ, तो ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई. सो फॉर दिस आई विल गेट द आईटीसी. अंडरस्टूड? जीरो रेटेड Yes, पे ma'am, मिलेगा thank you. ना आईटीसी? हाँ, जीरो रेटेड पे मिलेगा. जीरो रेटेड में मिलेगा. ओके ओके, क्योंकि अंडरस्टूड. कैसे याद रखोगे? जीरो रेटेड मतलब क्या? एक्सपोर्ट ना. तो Export. कंपनी के कंट्री के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो उतना अच्छा. तो कंपनी क्या करती है? इसलिए कंपनी वांट्स टू मोटिवेट पीपल टू डू मोर एंड मोर एक्सपोर्ट. तो अगर कंट्री मतलब गवर्नमेंट अगर आईटीसी देगी तो ही लोग मोटिवेट होंगे ना एक्सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो नहीं होंगे. तो इसलिए ऐसे याद रखो कि जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट वगैरह है तो आईटीसी मिलेगा. ठीक है, डन राइटिंग? यस मैम. फिर यहाँ पे एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन दिया है. एग्जाम सप्लाई मीन्स सप्लाईज दैट आर चार्ज टू. एग्जाम सप्लाईज में और क्या क्या इंक्लूड होगा? द सप्लाईज दैट आर चार्जेबल टू रिवर्स चार्ज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट. अगर कुछ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है या सप्लाई करते हो आप रिवर्स चार्ज में तो वो भी आपके एग्जाम सप्लाई में आता है. दूसरा, अगर आप शेड्यूल 3 का आइटम्स लेते हो एक्सेप्ट फॉर सेल एंड बिल्डिंग. Next is exam supplies where supplies charged to tax, where supplies charged to tax under reverse charge, sale of land and building when entire consideration is received in post completion certificate. ठीक है, समझ में आया इतना? बराबर. नेक्स्ट है अब बैंकिंग कंपनीज. तो बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी के लिए ना दो ऑप्शंस है. दे हैव टू ऑप्शन. पहला ऑप्शन क्या है? बैंकिंग कंपनी. अगर समझो ये बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, सपोज ये बैंक है, बराबर. नाउ इफ दिस इज बैंक और यू कैन कॉल इट एज एनबीएफसी. अगर ये एनबीएफसी है, ठीक है, तो ये केस में टेल मी बैंक्स जो होते हैं वो लोग तो ऑन रेगुलर बेसिस कितना सारा परचेस करते हैं. मतलब स्टेशनरीज हो गया, ये सर्विस हो गया, रिकवरी एजेंट का सर्विस हो गया,
एजेंट्स का सर्विस हो गया, इंश्योरेंस का सर्विस हो गया, कितने सारे सर्विसेज वो लोग परचेस करते हैं, बराबर। तो उनका जो सप्लाई होता है, उनका सप्लाई कौन सा होता है? what are the services that the bank gives? Deposits, loans. Rendered loan. They accepts the deposits and grant the loans, और उसके ऊपर वो लोग क्या इंटरेस्ट अर्न करते हैं, दैट इज their मेन इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम जो है ना, इट इज एन एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में बहुत सारे सर्विसेज है अलग अलग। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होता है ना, जो बैंक का सर्विस है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, इट इज एन एग्जाम सप्लाई। तो बैंक बोलता है कि हमारा तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एग्जाम है, तो इसका मतलब क्या हम लोग को आईटीसी मिलेगा ही नहीं क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? आप प्रपोर्शनेट आईटीसी ले लो। प्रपोर्शनेट आईटीसी मतलब क्या? आपके जितने भी टोटल सप्लाई है ना, जितने भी टोटल सप्लाई है, उसको आप डिवाइड करो कितना एग्जाम है, कितना टैक्सेबल है। आपका जितना भी सप्लाई है उसको डिवाइड करो कितना एग्जाम है, कितना टैक्सेबल है, और फिर आप प्रोपोर्शनेटली आईटीसी ले लो। जितना एग्जाम है उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, जितना टैक्सेबल है उसके लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर गवर्नमेंट दूसरा ऑप्शन देती है, अगर आपने कोई इनपुट्स खरीदा है तो उसका 50% आईटीसी ले लो। अगर आप कोई इनपुट सर्विसेज खरीदा है, आपने जो भी इनपुट सर्विसेज खरीदा है उसका 50% आईटीसी ले लो। अब यहाँ पे आपका सप्लाई मत देखो, डोंट लुक एट द सेल, डोंट लुक एट द सेल, आपने कितना एग्जाम किया, कितना टैक्सेबल सेल किया, उस पर मत देखो। दूसरा ऑप्शन क्या है? आपने जो भी इनपुट्स लिया है उसका 50% आईटीसी क्लेम कर लो। आपने जितना भी इनपुट सर्विस लिया है उसका 50% क्लेम कर लो। आपने जितना भी कैपिटल गुड्स परचेस किया है उसका 50% आईटीसी ले लो। अगर आपने कोई नॉन बिजनेस पर्पस वाला सर्विस लिया है तो उसके ऊपर तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन के पास से कोई सर्विस लिया है, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या? समझो एसबीआई ऑफ मुंबई इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू एसबीआई ऑफ गुजरात, ठीक है, एसबीआई ऑफ मुंबई इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस ऑफ एसबीआई ऑफ गुजरात। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। एसबीआई के ही दो अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन। सो दीज टू आर डिस्टिंक्ट पर्संस। तो अगर कोई मुंबई के ब्रांच ने अगर गुजरात वाले को सर्विस दिया है तो वो गुजरात वाले के लिए क्या हो गया? परचेस हो गया। तो अगर आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन के पास से सर्विस लिया है तो फिर आप उसका 100% आईटीसी क्लेम कर लो। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? यू टेक द प्रोपोर्शनल आईटीसी। समझो आपका जो टोटल आईटीसी आता है, समझो वो 10 करोड़ है, ठीक है, और आपका टोटल सप्लाई है, से टोटल सप्लाई 100 करोड़, जिसमें से आपका टैक्सेबल सप्लाई कितना है? Taxable supply is 60 crore and exempt supply is 40 crore. Taxable supply 60 crore, exempt supply is 40 crore. तो आप क्या करो? प्रपोर्शनेट कर दो। आपका जो 10 करोड़ है उसको प्रपोर्शनेट कर दो। कौन से रेशियो में? 60:40 में। तो 10 करोड़ का आईटीसी है, उसको डिवाइड कर दो 60:40, कितना आएगा? 6 करोड़। ये 6 करोड़ किसके लिए होगा? टैक्सेबल वाले के लिए, टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और ये 4 करोड़ जो होगा वो किसके लिए होगा? एग्जाम सप्लाई के लिए। आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, आईटीसी मिलेगा नहीं। ये ऑप्शन 1 समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Option 2 क्या है? If government is telling if it is very difficult for you to identify कि आपका कौन सा सप्लाई टैक्सेबल है और कौन सा सप्लाई एग्जाम्प्ट है, अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बाइफरकेट करूं, कौन सा टैक्सेबल है कौन सा एग्जाम्प्ट है, तो आप टेंशन मत लो। आपने जो भी इनपुट्स खरीदा है ना उसका 50%
50% आप आईटीसी क्लेम कर लो। ये 50% आईटीसी क्लेम कर लो मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोल रही है? Indirectly, what is the government is saying? Government is saying that we assume कि आपका 50% taxable supply है और 50% exempt supply है। हम क्या assumption लगा रहे हैं? आपको ऑप्शन 2 में क्या assumption दे रहे हैं कि आपका 50%, एक सेकंड, Okay, so here it is assuming that 50% is taxable supply and 50% is exempt supply. So whatever is the input, on that you claim 50%. Whatever is the input services, for that you claim 50%. Whatever is the capital goods, you claim 50%. And if you have taken any service for non-business purpose, then you will not get the ITC. And if it is distinct persons, then for that you can claim 100% of the ITC. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. लिख लो अपना notebooks में. Give the heading special provision for banking companies and NBFCs. So they have two options. Option 1, proportionate ITC. Option 2, 50% of the eligible ITC. And one more point, एक सेकेंड, one more point. अब समझो जो बैंक है उसने अभी क्या चालू है? अप्रैल, तो अप्रैल 22 में ऑप्शन 2 एक्सरसाइज किया, फिर मई 22 में भी ऑप्शन 2 एक्सरसाइज किया, अब जून 22 में उसको मजा नहीं आ रहा है, तो क्या वो ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? Can they exercise option 1? No. Once the option which you choose, you cannot change that option in that financial year. उस फाइनेंशियल ईयर में आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चाहिए तो आप चेंज कर दो, बट यू कैन नॉट चेंज द ऑप्शन, यू कैन नॉट विथड्रॉ फ्रॉम दैट ऑप्शन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. ओके, फॉर वंस यू एक्सरसाइज द ऑप्शन, फॉर द रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू एक्सरसाइज द सेम ऑप्शन. क्लियर? हाँ, लिख लो अभी. मैम ये इनपुट सर्विसेज वाला लिखना है मैम. हाँ, ये ऑप्शन 2 है ना, मतलब इजी पड़ेगा लिखने के लिए, लिखोगे तो. Done writing? हो गया क्या लिख के? एक बार जरा रिवीजन जैसा थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? सी बैंकिंग कंपनीज जो होते हैं ना, बैंकिंग कंपनीज कौन से सर्विसेज देते हैं? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, बराबर, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स वगैरह देते हैं. तो ये जो उनका सर्विस है ना, ये बैंकिंग का जो सर्विस है, ये एग्जाम्पशन सर्विस है. हमने, आपको याद रहेगा तो हमने किया था, देखो, एग्जाम गुड्स, एग्जाम सर्विसेज, गवर्नमेंट का सर्विसेज, आरसीएम के नीचे किया था. तो मैंने बोला था कि इसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, एग्जाम सर्विसेज का बहुत बड़ा लिस्ट है. तो उसमें से एक सर्विस जो है ना, वो ये है कि बैंकिंग कंपनीज जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, इट इज एन
एग्जाम सर्विस, मतलब उसके ऊपर वो जीएसटी नहीं लगाते, बराबर। तो उसके अलावा बैंक और भी सर्विसेज देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का सर्विस हो गया, ठीक है, फिर बैंक के लॉकर का सर्विस हो गया, ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। ओके, ऑल दिस सर्विसेज आर टैक्सेबल। इसलिए आप देखोगे तो इफ यू आर गेटिंग अ बिल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, इफ यू गेट अ बिल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, तो उसमें अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगता है, देन समटाइम्स दे चार्ज द जीएसटी ऑन दैट बिकॉज इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। देन इफ दे आर गिविंग यू बैंक लॉकर सर्विस, so they are taxable. So some services of bank are exempt, some services of bank are taxable. तो गवर्नमेंट ने उनको ना ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, government is telling that you bifurcate your total supplies into taxable supplies and exempt supplies. आपका टोटल आईटीसी देखो कितना है, और उस टोटल आईटीसी को जितना आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया है, आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ योर टैक्सेबल इज टू एग्जाम्प्ट। आपका टोटल आईटीसी कितना है, 10 करोड़, तो इस 10 करोड़ को आप प्रोपोर्शनेटली कर दो, 6 करोड़ टैक्सेबल सप्लाई के लिए हो जाएगा, 4 करोड़ एग्जाम के लिए। कितना उन लोग ने टैक्सेबल सप्लाई में कमाया है एंड कितना उन लोग ने एग्जाम सप्लाई में कमाया, उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके लिए हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जो नहीं है उसके लिए नहीं कर सकते। एग्जाम है उसके लिए हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 60:40 आया कि 60 टैक्सेबल है, 40 एग्जाम है। ये हो गया ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कि आपका कितना पोर्शन टैक्सेबल सप्लाई है, कितना पोर्शन एग्जाम सप्लाई है, इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप ये सब छोड़ दो, प्रपोर्शनेट अपोर्शनेट छोड़ दो। आप क्या करो, आपने आपके बिजनेस में जितना भी इनपुट्स खरीदा है, इनपुट्स मतलब क्या, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अब बैंकिंग कंपनी इतने सारे स्टेशनरीज खरीदती है, बराबर, इतना सारा स्टेशनरी आता है बैंकिंग कंपनी में, इतने सारे चेकबुक्स और ये सब होते हैं, तो वो क्या हो गया, कंपनी के लिए इनपुट्स हो गया। तो आपने पूरे महीने में जितना भी इनपुट्स खरीदा है ना, उसका स्ट्रेट अवे 50% आईटीसी क्लेम कर लो। तुम्हारा बिलिंग आउटवर्ड्स जो भी सप्लाई होगा उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। आपका आउटवर्ड कितना भी रहने दो, आप इनपुट का सीधा 50% आईटीसी क्लेम कर लो, ठीक है। इनपुट सर्विसेज, अब कुछ बैंक्स क्या करती है, इफ यू नो, रिकवरी एजेंट का सर्विस लेती है, मतलब एसेट मैनेजमेंट। रिकवरी एजेंट मतलब क्या, वो वसूली वालों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो भी बैंकिंग कंपनी के लिए वो इनपुट सर्विस है ना, बैंकिंग कंपनी ने वो सर्विस खरीदा है अपने लिए, बराबर। तो अगर आपने कोई भी एक रिकवरी फर्म से, रिकवरी एजेंट के फर्म से अगर ऐसा कोई सर्विस खरीदा है, तो उसका 50% सीधा आईटीसी क्लेम कर लो, बचा हुआ 50% उसी टाइम लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज आपने कैपिटल गुड्स, अगर किसी बैंकिंग कंपनी में किसी ब्रांच ने समझो 10 कंप्यूटर खरीदा, उस महीने में 10 कंप्यूटर खरीदे, तो उस 10 कंप्यूटर का स्ट्रेट अवे 50% आप आईटीसी क्लेम कर लो, बैलेंस 50% लैप्स हो जाएगा ऑन द स्पॉट। एंड इसमें अगर अभी गुड्स की बात करते हैं तो लास्ट एग्जांपल आपने दिया था जहां पे अगर मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आई कैन स्किप दिस गुड्स का 50% का आईटीसी। यस यू कैन स्किप दिस 50% का आईटीसी, आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, नो इश्यू, ठीक है। फिर आपने अगर कोई गुड्स खरीदा है जो अपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी में समझो उस महीने में 26 जनवरी आया, तो 26 जनवरी में बैंक ने सबके लिए खाना अरेंज किया था केटरर के पास से, बराबर, बैंक ने सबके पास खाना अरेंज किया था केटरर के पास से। अब क्या वो मेरे सप्लाई के रिलेटेड है, इज दैट केटरर फॉर बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस? वो जो भी केटरिंग वाला जो पार्टी था, वो इज दैट बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस? नॉन बिजनेस पर्पस। लेकिन वो जो बिल है वो तो बैंक ही पे करेगा, सर्विस तो बैंक ने लिया बट नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया, तो उसके ऊपर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ,
मैम अगर डिप्रिसिएशन अवेल किया है देन वी वोंट गेट आईटीसी. यस, यू वोंट गेट आईटीसी. ओके. फिर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने कोई सर्विस लिया है, समझो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एसबीआई मुंबई के लिए, उस महीने में अगर एसबीआई सूरत ने एसबीआई मुंबई को अगर कोई सर्विस दिया है उस महीने में, तो उसमें आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हो. Okay. आया अभी समझ में? ठीक है. यहाँ पे मैं 50-50 कर रही हूँ, इसका मतलब क्या, मैं 50% ले रही हूँ और 50% लैप्स हो रहा है. इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वी अज्यूम कि आप 50-50 बिजनेस कर रहे हो, मतलब 50% टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हो और 50% एग्जाम्प्ट कर रहे हो. अगर if you are not able to bifurcate your business into the ratio 60-40 70-30, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम अज्यूम करते हैं कि आप 50-50 कर रहे हो और इसलिए आप 50-50% आईटीसी ले लो. क्लियर? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़े. यस, नेक्स्ट इज ब्लॉक क्रेडिट, इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. अब ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, 17 सबसेक्शन 5, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या, इसमें ना अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं कब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर if the situation is covered under section 17 subsection 5, remember this section. ये सेक्शन याद रखना. कौन सा सेक्शन नंबर है, 17. 17 मतलब खतरा. ठीक है. तो आईटीसी के लिए खतरा है यहाँ पे, तो 17 subsection 5. So if the situation is covered, if the provision is covered under section 17 subsection 5, तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है. सो योर आईटीसी विल गेट ब्लॉक्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. यस. तो पहले हमारा सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट है आईटीसी ऑन कन्वेयंस. आईटीसी ऑन कन्वेयंस. कन्वेयंस मतलब क्या, दिस कन्वेयंस कवर मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल. आईटीसी ऑन कन्वेयंस. कन्वेयंस में क्या क्या आता है, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल. तो पहले हम लोग देखते हैं मोटर व्हीकल के लिए. मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हील वाला गाड़ी. ठीक है, 4 व्हीलर. अब ये जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर 6 व्हीलर दोनों. 6 व्हीलर मतलब जो बड़ा ट्रक होता है ना, इन केस ऑफ 6 व्हीलर. तो अगर आपने मोटर व्हीकल, यू कैन परचेज इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. You can purchase motor vehicle for, you can either purchase motor vehicle for the transportation of passengers, or for the transportation of goods. अगर आपने मोटर व्हीकल गुड्स के लिए परचेस किया है, किसके लिए परचेस किया है, if you have purchased the motor vehicle for goods, then it is outside the ambit of 17 subsection 5. outside the ambit of 17 subsection 5 मतलब क्या, 17(5) में है या 17(5) में नहीं है? नहीं है. तो अगर 17(5) में नहीं है तो क्या मेरा आईटीसी ब्लॉक हुआ या आईटीसी ब्लॉक नहीं हुआ? नहीं हुआ. तो मेरे को इस पे आईटीसी मिल जाएगा. समझा? मतलब अगर समझो मैं ट्रक खरीदती हूँ, ट्रक, इफ आई परचेज द ट्रक, विल आई गेट द आईटीसी? If I purchase the truck, will I get the ITC? Yes. First of all, that truck is a motor vehicle. Is that truck a motor vehicle? Yes. Then I have purchased that truck for transportation of passengers or transportation of goods. मैंने वो ट्रक क्यों खरीदा है? गुड्स के लिए खरीदा है. तो गुड्स के लिए खरीदा है तो वो 17(5) से बाहर है, मतलब खतरे से बाहर है. 17 से बाहर है, 17 मतलब खतरा, तो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है तो आईटीसी मिल जाएगा. याद रख सकते हो इतना? यस.
चलो ये हो गया गुड्स के केस में। बट अगर मैं बोलती हूँ इफ आई हैव परचेस्ड अ मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो इन दैट यू हैव टू सी वेदर द सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13%। नॉट मोर देन 13% मतलब क्या, लेस देन और इक्वल टू 13%, एंड सेकेंड वन इज more than 13%, less than or equal to 13% और more than 13%। less than equal to 13% मतलब यहाँ पे तुम एग्जांपल ले सकते हो इनोवा का, ठीक है, एंड मोर देन 13% मतलब यहाँ पे तुम एग्जांपल ले सकते हो वो ट्रैवलर गाड़ी आता है ना, ट्रैवलर देखा है, व्हाइट कलर का आता है, बस जैसा नहीं बट छोटा ट्रैवलर वो। तो अगर समझो मैंने इनोवा परचेस किया, एग्जाम्पल पहले ट्रैवलर का लेते हैं, इफ द सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13%, मतलब अगर मैंने ट्रैवलर खरीदा तो अगेन इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ 17 सबसेक्शन 5, मतलब 17 से बाहर है। 17 से बाहर है मतलब खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आईटीसी मिल जाएगा। मतलब अगर मैंने ट्रैवलर परचेस किया तो आईटीसी मिलेगा। बट इफ सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 13%, मतलब मैंने इनोवा खरीदा या समझो ऑल्टो खरीदा, ठीक है, ऑल्टो खरीदा, वैगनार खरीदा, बराबर, तो ये केस में दिस इज कवर्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, मतलब ये 17 में है। 17 में है मतलब क्या, खतरे में है। खतरे में है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट एक्सेप्ट 3 conditions, except 3 conditions, that means in these 3 conditions you will get the ITC. In these 3 conditions even if the sitting capacity is less than 13%, still you will get the ITC. तो उसमें पहला क्या है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। मैंने मोटर व्हीकल खरीदा है बट उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए, जैसे शोरूम वाले हो गए, ठीक है, अब शोरूम वाले ने इनोवा खरीदा है, क्यों खरीदा है इनोवा, शोरूम वाले ने इनोवा खरीदा है, दैट इज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 13%, he has purchased, why he has purchased, for making it the further supply करने के लिए, तो वो केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, जूम कार के बारे में नाम सुना है, जूम कार, Yes, ma'am. यस, क्या होता है जूम कार, दे आर गिविंग कार्स ऑन रेंट, यस, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, सेल्फ ड्राइव कार्स देते हैं वो लोग रेंट के लिए, बराबर, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन दैट केस यू विल गेट द आईटीसी। सेकेंड इज इफ देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एग्जांपल नीता ट्रैवल्स वगैरह, वेयर सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13%, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कौन सा, कोई ट्रैवलर्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, टूरिस्ट, उस गाड़ी को टूरिस्ट के लिए देते हो, पता है टूरिस्ट का गाड़ी रहता है उसके ऊपर टी ऐसा लिखा रहता है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला, याद है, तो अगर ऐसा गाड़ी है तो वो केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा है इम्पार्टिंग मोटर व्हीकल स्किल्स, एग्जांपल मारुति ड्राइविंग स्कूल, ये तो बहुत फेमस है। अगर आप इफ यू आर प्रोवाइडिंग ड्राइविंग स्किल्स और उसके लिए आपने वैगनार खरीदा, उसके लिए अगर आपने ऑल्टो खरीदा, इन दैट केस यू कैन क्लेम द आईटीसी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, चलो क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आईटीसी। पहले तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग 17 सबसेक्शन 5, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, मतलब 17 में है, मतलब खतरा है, आईटीसी नहीं मिलेगा। So we are discussing ITC on conveyance. Conveyance, there are 3 types of conveyance: motor vehicle, aircraft and vessel. First we talk about motor vehicle. You can purchase motor vehicle for passengers or you can purchase motor vehicle for goods. अगर आपने goods के लिए purchase किया है, then it is outside 17 subsection 5. Outside 17, then आपको ITC मिल जाएगा। पैसेंजर्स के लिए है तो उसमें आपको देखना है सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13% और सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13%। अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है मतलब इट इज आउटसाइड 17 सबसेक्शन 5,
आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13% तो वो 17 सब सेक्शन 5 में कवर्ड है, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। बट एक्सेप्शन, देयर आर 3 एक्सेप्शन, 1, 2 and 3। There are 3 exception, 1, 2 and 3। पहला क्या है, फर्दर सप्लाई, आपने सेम गाड़ी खरीदा है उसको सेम आगे बेचने के लिए फर्दर सप्लाई। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। एंड थर्ड इज इम्पार्टिंग मोटर ट्रेनिंग, मोटर व्हीकल स्किल्स। आई होप इट इज क्लियर। यस, चलो वापस एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। वी आर स्टडिंग ब्लॉक क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेंस। कन्वेंस में क्या आएगा, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के केस में क्या आएगा, मोटर व्हीकल यू कैन परचेज आइदर फॉर पैसेंजर्स और फॉर गुड्स। अगर गुड्स के लिए खरीदा मतलब ट्रक, टेम्पो ऐसा कुछ खरीदा तो वो केस में इट इज आउटसाइड 17 सबसेक्शन 5, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। बट सॉरी, आईटीसी इज अवेलेबल। बट अगर पैसेंजर्स के लिए खरीदा देन यू हैव टू चेक वेदर इट इज लेस देन और इक्वल टू 13% और मोर देन 13%। इफ इट इज मोर देन 13% देन आउटसाइड 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 13% है, मतलब कैसे याद रख सकते हो, लेस देन 13% मतलब यहाँ पे याद रख सकते हो छोटा गाड़ी, और ये मोर देन 13% है मतलब बड़ा गाड़ी, ठीक है। अब बड़ा गाड़ी खरीदोगे मतलब टेम्पो, ट्रैवलर ये सब खरीदोगे तो ऑब्वियसली पर्सनल यूज के लिए खरीदोगे या बिजनेस यूज के लिए खरीदोगे, बिजनेस यूज के लिए। तो बिजनेस यूज के लिए खरीदा मतलब डेफिनेटली आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, समझा। ऐसे लॉजिक याद रखो। बड़ा गाड़ी ये है, छोटा गाड़ी में भी मतलब एक्सेप्शन में वही दिया है कि जो बिजनेस हाँ, जो बिजनेस यूज के लिए है उनको आईटीसी मिल जाएगा। Even if it is 13% के yes, even if it is less than 13%, okay, clear everyone? yes Yes, ma'am. Okay, चलो यहाँ पे हो गया। फिर if I am purchasing, next is if I am purchasing vessel और aircraft, वेसल और एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे पैसेंजर्स, गुड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव परचेज वेसल और एयरक्राफ्ट इट इज टोटली कवर्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5। आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल, आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर वेर यू आर गोइंग टू फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा है उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए, आगे बेचने के लिए, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर if any airlines have purchased any aircraft then it can claim the ITC. Why? Because it has purchased for transportation of passengers. Fourth is transportation of goods, अगर आपने goods transport करने के लिए खरीदा है आपको ITC मिल जाएगा। और imparting training of such vessel और aircraft, तो या फिर आप कोई ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हो वेर यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर एयरक्राफ्ट और वेसल, जस्ट लाइक दैट फैमिली मैन, उसमें था ना फैमिली मैन सीजन 2 में। तो एयरक्राफ्ट और वेसल, इन दैट केस यू कैन क्लेम द आईटीसी ऑफ दिस, बराबर। इसमें भी वैसी है सेम कि बिजनेस के लिए खरीद रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। प्राइवेट एयरक्राफ्ट वगैरह से कुछ खरीद रहे हो तो उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है ये वाला सर्विस, दैट इज जनरल इंश्योरेंस, सर्विस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग चार्जेस। जनरल इंश्योरेंस, सर्विस रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग चार्जेस, मतलब कोई इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का नहीं बात हो रहा है। जनरल इंश्योरेंस मतलब जब लोग गाड़ी वगैरह पे इंश्योरेंस लेते हैं ना वो। फिर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस हो तो क्या उसके ऊपर का आईटीसी मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है नो, यू विल नॉट, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल बट एक्सेप्ट फॉर 3 केसेस। उसमें फर्स्ट वाला है एक्सेप्ट पर्सन हु कैन क्लेम आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल। इसका मतलब क्या, अगर ऊपर आप मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल के ऊपर आईटीसी ले सकते हो, अगर इन तीनों के ऊपर अगर आप आईटीसी ले सकते हो तो इन तीनों के जनरल इंश्योरेंस का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन तीनों के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। इन तीनों के सर्विस चार्जेस का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा।
अंडरस्टूड? अगर इन तीनों का आपको आईटीसी मिल रहा है, ऊपर वाले अगर एसेट्स का आईटीसी मिल रहा है, तो उनके जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा. ठीक है. फिर सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल. एग्जाम्पल टाटा मोटर्स. तो इफ टाटा मोटर इज अ मैन्युफैक्चरर अगेन फॉर बिजनेस यूज, इफ ही इज अवेलिंग एनी सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस, then they will get the ITC. And third is general insurance company like Bajaj Alliance and all this who are purchasing insurance for providing the insurance service. In that case, they will get the ITC. IT. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes. चलो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. What is there in, we are studying section 17 subsection 5. 17 subsection 5 क्या है? ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट किसके किसके लिए है? मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल. पहले मोटर व्हीकल के लिए करते हैं. मोटर व्हीकल यू कैन परचेज फॉर गुड्स और पैसेंजर्स और फॉर गुड्स. गुड्स के लिए परचेज किया है आउटसाइड 17.5 आईटीसी मिल जाएगा. पैसेंजर्स के लिए है देन यू हैव टू सी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13%, मोर देन 13%. बड़ा गाड़ी है आउटसाइड 17.5 आईटीसी मिलेगा. छोटा गाड़ी है 17.5 में आएगा, 17 में आया मतलब खतरे में आया, आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर 3 फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड इम्पार्टिंग मोटर व्हीकल्स के. ठीक है. फिर उसके बाद क्या था? एयरक्राफ्ट या वेसल. परचेस ऑफ एयरक्राफ्ट या वेसल, तो वो केस में क्या आएगा? इट इज टोटली कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. You will not get the ITC except for 4 cases, except for 4 conditions 1, 2, 3 and 4. तो पहला क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. थर्ड क्या है? फर्दर सप्लाई. एंड फिफ्थ है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्किल्स. इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्किल्स. बराबर. ये हो गया दूसरा. और तीसरा क्या है? जनरल इंश्योरेंस वाला. तो जनरल इंश्योरेंस में भी इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5. This is also 17 subsection 5. You will not get the ITC again except for 3 conditions. Except for 3 conditions 1, 2 and 3. फर्स्ट क्या है? अगर ऊपर मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल का आईटीसी मिलेगा तो वो केस में मेरे को जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिल जाएगा. दूसरा, दोज हु आर मैन्युफैक्चरर्स ओके, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, तो इनका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा. ठीक है. एंड थर्ड है हु आर डूइंग फर्दर सप्लाई. एग्जाम्पल बजाज अलायंस. क्लियर एवरीवन? ठीक है. अब थोड़े से एग्जाम्पल दूं. विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर आईटीसी इज अवेलेबल और नॉट? ठीक है. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. कार परचेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग company for official use of its employees. Tell me, ITC allowed, ITC not allowed? Not allowed. Others? Ma'am, we don't know. Not allowed. Allowed, not allowed? Why not allowed? It is not for a business purpose, first of all. How can you say it is not for business purpose? मीन्स एम्प्लॉइज के लिए लिया हुआ है, बिजनेस के रिलेटेड नहीं लिया. जैसे पैसेंजर्स का ट्रैवलिंग में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उसके लिए नहीं है. This is transportation of passengers only, transportation of employees. But here, and it is for employees, मतलब obviously seating capacity is less than 13%. लेकिन it is not for further supply. It is not like the transportation, वो tour and tourist वाला, tours and travels वाला नहीं है. और तीसरा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्किल्स वाला नहीं है. तो ये केस में आईटीसी नहीं मिलेगा. क्लियर एवरीवन? यस. फिर दूसरा एग्जाम्पल. Yes, ma'am. दूसरा एग्जाम्पल,
Second, car purchased by a company. Car purchased by a company in renting out for transportation of passengers. Transportation of passengers. ITC ITC allowed or ITC not allowed? allowed. सोच समझ के बोलो. ITC allowed. Yes, ITC will be Allowed. allowed. ठीक है? Then aircraft purchased by manufacturing company for official use of its CEO. ITC allowed, ITC not allowed. Not allowed. Not allowed. Not allowed. नॉट अलाउड. क्यों एयरक्राफ्ट के लिए कब अलाउड होगा? 4 सिचुएशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, गुड्स एंड इम्पार्टिंग supply. ट्रेनिंग एंड फर्दर सप्लाई. ठीक है. फिर फॉर एयरक्राफ्ट परचेस्ड बाय एविएशन स्कूल फॉर providing training on flying aircrafts. ITC available, ITC not available. ITC available. Okay. फिर हाँ, फिफ्थ, general insurance taken on by company for truck used for transporting its finished goods. General insurance taken by company for truck used for transporting its finished goods. ITC allowed, ITC not allowed. From ITC is allowed. Why allowed? Allowed. Why क्योंकि हम allowed? गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना. Police transport. तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जो गए तो ट्रांसपोर्ट के Business मतलब purpose. जो वो कंडीशन में आते commercial हैं purpose उनको के लिए जनरल ना. इंश्योरेंस सर्विसिंग या फिर रिपेयर एंड सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने जो ये ट्रक परचेस किया है विच इज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, क्या इस ट्रक के ऊपर आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा. यस, इस ट्रक के ऊपर आईटीसी मिल रहा है, इसलिए इस ट्रक के इंश्योरेंस पे भी आईटीसी मिलेगा. मिलेगा. ठीक है, बिकॉज दिस ट्रक मीन्स व्हाट? मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. सो व्हेन मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आईटीसी इज अलाउड. सो इफ ऑन ट्रक आईटीसी इज अलाउड, तो इसके जनरल इंश्योरेंस पे भी आईटीसी मिल जाएगा. क्लियर? यस. कंफर्टेबल नाउ? Yes. यस. Yes. चलो आगे बढ़े. सो दैट वाज अबाउट आईटीसी ऑन कन्वेयंस. ओके, नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड. अगर आपने आपके बिजनेस के लिए कुछ भी केटरिंग सर्विसेज लिया है, ठीक है, समझो आप सीएस बन गए, सीएस बनने के बाद ऑफिस खोला, ऑफिस में दिवाली का पार्टी रखा और दिवाली के पार्टी में आपने केटरिंग रखा, मतलब खाना वगैरह रखा, केटरर रखा, तो वो केटरर ने अगर आपको जीएसटी वाला बिल दिया, तो क्या आप उस केटरिंग का आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नहीं. कैन एनीवन टेल मी व्हाई कैन नॉट आई क्लेम द आईटीसी देयर? It's not related to the business. It's a non-business purpose. ठीक है, बट और एक रीजन है इसमें. When you take the catering service, आप कौन बन जाते हो? You become the ultimate consumer. Consumer, right?
Yes. आप कौन बन जाते हो? अल्टीमेट कंज्यूमर बन जाते हो. Consumer. सोचो, जब आप ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हो, यू बिकम द अल्टीमेट consumer. So in that case, consumer is not able to claim the ITC. ITC. अंडरस्टूड. सो व्हेन यू टेक द आउटडोर केटरिंग, आपने कुछ भी केटरिंग सर्विस लिया, हेल्थ सर्विसेज लिया, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस सर्विस लिया, तो वो केस में आप कौन बन गए? उस इंश्योरेंस कंपनी के अल्टीमेट कंज्यूमर बन गए, तो आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते. लेकिन अगर आपने ये सर्विस लिया है कहीं फर्दर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, समझो आपने आपके दिवाली में पार्टी रखा ऑफिस में, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर किया, समझो एबीसी केटरर्स के पास से. किसके पास से ऑर्डर किया? एबीसी केटरर्स के पास से. और वो एबीसी केटरर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा XYZ केटरर को. एक मिनट, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपका ऑफिस है, ये सीएस का ऑफिस है. ये सीएस के ऑफिस को कौन केटरिंग प्रोवाइड करने वाला है? एबीसी केटरर्स. ठीक है, दिस एबीसी केटरर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड सर्विस टू होम? टू सीएस के ऑफिस. तो क्या विल सीएस बी एबल टू क्लेम द आईटीसी? Will CS be able to claim the ITC? No. ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए क्या हो गया? अल्टीमेट कंज्यूमर हो गया. CS इसका ITC नहीं क्लेम कर पाएगा. ओके, बिकॉज ही इज द सप्लायर, ही इज द रेसिपिएंट. हियर रेसिपिएंट विल नॉट बी एबल टू क्लेम द ITC. लेकिन एबीसी केटरर्स ने ये सर्विस देने के लिए उसने XYZ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था. XYZ केटरर्स से कॉन्ट्रैक्ट लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी ने क्या किया है? इसके पास से परचेस किया है और इसको सेल किया है. एबीसी ने इसके पास से परचेस किया है और इसको सेल किया है. दैट मीन्स एबीसी केटरर्स हैज अवेल्ड दिस सर्विस फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई. Okay, He can claim the ITC. yes, so here ABC can claim the ITC, but CS के ऑफिस को फिर भी ITC नहीं मिलेगा. यहाँ पे किसको ITC मिल जाएगा? ABC को ITC मिल जाएगा. Understood everyone? So where generally what is the provision? ITC on food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, it is not allowed. But except for where an inward supply of goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services. जहाँ पे ये registered person है, इसने inward supply लिया. inward supply मतलब क्या? purchase किया for providing outward supply of the same category. तो ये outward supply कर रहा है, मतलब ये sale कर रहा है of the same category. In that case this person can claim the ITC. Clear? क्योंकि ये ultimate consumer नहीं हुआ. अल्टीमेट कंज्यूमर कौन हुआ? सीएस के ऑफिस. ये तो फर्दर सप्लाई कर रहा है. सो हियर ही कैन क्लेम द आईटीसी. आई होप इट इज क्लियर. Yes. Example, या फिर और there is one more exception where the above mentioned goods or services which are obligatory for an employer to provide to its employee under any law for the time being in force. मतलब अब समझो फूड एंड बेवरेजेस है, तो बहुत सारे कंपनीज के मतलब लेबर लॉज में शायद कुछ ऐसा कोई लॉ होगा कि जहाँ पे अगर लेबरर्स काम करते हैं तो उनको जो केटरिंग, उनको जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा, दैट मतलब food should be provided as per a particular law. So in that case ITC will be available. ठीक है, अगर as per the law if such service is mandatory, obligatory for an employer to provide to its employee, then in that case ITC will be available. एग्जाम्पल समझते हैं. मिस्टर KS procures catering services from Kamlesh Caterers for his engagement. Will he get the ITC? No. No. But No. here team professionals procures wafers and cold drinks with respect to farewell party to students from Pepsi Limited. Will he get the ITC? No.
No, he will not get the ITC. लेकिन Kamlesh Caterers is procuring catering services from Vimlesh Caterers for providing catering services to RIL, Reliance Industries Limited. क्या हो रहा है? कमलेश केटरर्स है, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है RIL को. कमलेश ये सर्विस किसके पास से ले रहा है? विमलेश के पास से, विमलेश केटरर्स के पास से. किसको आईटीसी मिलेगा? क्या RIL को आईटीसी मिलेगा? नो. नहीं. क्या कमलेश को आईटीसी मिलेगा? नो. यस, कमलेश को आईटीसी मिलेगा क्योंकि कमलेश विमलेश के पास से परचेस करके फर्दर सप्लाई कर रहा है RIL को, ठीक है. सो हियर आईटीसी विल बी अवेलेबल टू कमलेश बट नॉट टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, same provision है membership health and fitness center के लिए and same है health insurance service के लिए भी. तीनों के अंदर भी same है कि अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया है, अगर इफ यू आर द अल्टीमेट कंज्यूमर तो आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कोई लॉ की वजह से, इफ बिकॉज ऑफ लॉ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉइज, इन दैट केस आईटीसी विल बी अवेलेबल. ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी आपने कोई इंश्योरेंस सर्विस लिया है फॉर प्रोवाइडिंग द फर्दर सप्लाई, और इफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, देन आईटीसी विल बी अवेलेबल. जिसका एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज LIC इज सप्लाइंग लाइफ इंश्योरेंस सर्विस टू मिस्टर मोदी and LIC itself procures reinsurance service from Max Life Insurance. क्या है क्वेश्चन में? LIC is providing life insurance service किसको? मिस्टर मोदी को. ठीक है. और LIC खुद ये सर्विस किसके पास से ले रहा है? ये रीइंश्योरेंस का सर्विस किसके पास से ले रहा है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास से. टेल मी हु कैन क्लेम द ITC एंड हु कैन नॉट क्लेम द ITC? LIC can claim the ITC, Here but LIC Mr. can Modi claim the cannot. ITC, but here Mr. Modi cannot claim the ITC. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes. Next है, if any travel benefits are extended to the employees, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ ट्रैवल बेनिफिट्स देते हैं तो वो भी ITC नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर वह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन का सर्विस. ठीक है. इफ यू आर टेकिंग एनी सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी. Constructing what? Immovable property. In that case, you will not get the ITC. In that case, you will not get the ITC. जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. समझो टीम प्रोफेशनल्स है. अब टीम प्रोफेशनल्स को अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग बनाना है, कोचिंग क्लास बनाना है. ठीक है. अब ये कोचिंग क्लास वो खुद तो नहीं बनाएंगे, मतलब खुद तो हथौड़ा लेके वगैरह सीमेंट लेके नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया L&T को. एग्जाम्पल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया L&T को कि आपको ये कोचिंग क्लास बनाना है. हु इज टेकिंग द सर्विस? Who is taking input service? Team professionals is taking the input service. So can team professionals claim the ITC? The answer is no. No. Team professionals cannot take the ITC because again same logic. Team professionals क्या हो गए यहाँ पे? इस सर्विस के अल्टीमेट कंज्यूमर हो गए. इस सर्विस के अल्टीमेट क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए. समझ में आया? तो अगर टीम प्रोफेशनल्स L&T के पास से ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता है, देन इट कैन नॉट क्लेम द ITC. टीम प्रोफेशनल्स कैन नॉट क्लेम द ITC. लेकिन टीम प्रोफेशनल्स ने दिया कॉन्ट्रैक्ट L&T को, और L&T ये सर्विस लेता है रहेजा बिल्डर्स के पास से.
L&T ये सर्विस लेता है रहेजा बिल्डर्स के पास से, तो ये केस में क्या होगा, हु कैन क्लेम द ITC हियर, L&T will be able to claim the ITC, team professionals will not be able to claim the ITC. Okay, so in the above example, L&T is providing works contract service to team professionals, ITC shall not be allowed to team professionals. लेकिन exception है where in case where works contract is procured as an input service for providing as a output service, where L&T has procured this as input service for providing this output service, then here L&T can claim the ITC. Understood? यस लेकिन इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या बोला है, यू आर टेकिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो आपको ITC मिलेगा नहीं. लेकिन अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो आपको ITC मिल जाएगा. ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making an outward supply or both and include such foundation and structural support. अगर समझो मैंने किसी गाड़ी को खड़ा रखने के लिए अगर शेड भी बांधा तो वो भी मेरे प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई फाउंडेशन किसी मशीनरी को रखने के लिए अगर मैंने नीचे बेस कंस्ट्रक्ट किया, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया तो वो भी मेरे प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा. तो मैंने अगर मेरे प्लांट मशीनरी को रखने के लिए अगर अभी मेरे को बेस बनाना है तो उसके लिए सीमेंट और ये सब लगेगा, तो जिसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया. सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग दैट बेस, फॉर कंस्ट्रक्टिंग दैट फाउंडेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी एंड आई विल गेट ITC on that. Understood everyone? But plant and machinery excludes. Plant and machinery exclude करता है. क्या exclude करता है? Plant and machinery exclude करता है. तो tell me, will I get ITC or I will not get ITC? Not get ITC. क्योंकि ये जो तीन चीजें है ना 1, 2 and 3, ये तीन चीजें प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं है. तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं है तो ITC मिलेगा नहीं. ये तीनों के ऊपर ITC मिलेगा नहीं. कौन सी तीन चीजें हैं? लैंड, बिल्डिंग एंड एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर. ठीक है, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन टावर्स. बिल्डिंग के ऊपर जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स होते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. Okay, so telecommunication towers or building. And then pipelines laid outside the factory premises. तो factory premises के बाहर अगर कुछ pipelines है बड़े बड़े तो वो भी क्या है, plant and machinery के definition में नहीं आते. So these three are not included in the definition of plant and machinery. So on these three ITC will not be available. I hope it is clear. You have to remember these things. क्या क्या आएगा ITC में और क्या क्या नहीं आएगा. दूसरे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है वेर यू विल नॉट गेट द ITC, जिसमें पहला है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो ये तो हमने डिस्कस किया है कि सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया मिस्टर जेड के पास. ठीक है, सो मिस्टर जेड इज द सप्लायर एंड मिस्टर ए इज द रेसिपिएंट. ओके, तो हमने परचेज किया है एंड इफ मिस्टर जेड इज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मिस्टर जेड किस में है, अगर मिस्टर जेड कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो वो केस में मिस्टर ए को ITC नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्या इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, टैक्सेबल इनवॉइस नहीं इशू करता है, इसलिए इसको ITC नहीं मिलेगा. फिर सेकेंड है goods or services or both received by non-resident taxable person except for goods imported by him. तो जो NRTP होता है ना, NRTP, तो NRTP को ITC नहीं मिलेगा except for goods imported by him.
मतलब वो गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम, मतलब वो जो भी गुड्स इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर उसका आईटीसी मिलेगा। अगर उसने सर्विस इंपोर्ट किया या विद इन इंडिया अगर उसने कुछ परचेस किया है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। एनआरटीपी कौन होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आएगा ना उसमें हम पढ़ेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं। Next, if you have goods or services or both which are used for personal consumption, अगर आपने अपने personal consumption के लिए goods या services खरीदा है, you will not get the ITC. And next is goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed by way of gift or free samples, you will not get the ITC. समझो, मैंने 100 मार्कर्स परचेस किए, मैंने 100 मार्कर्स परचेस किए, ठीक है। अब इसमें से ना मैंने 80 मार्कर्स सेल किए एंड 20 मार्कर्स मैंने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए। परचेस कितने किए मैंने? 100 मार्कर्स, 80 मार्कर्स मैंने सेल किए, 20 मार्कर्स मैंने फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए। टेल मी फॉर हाउ मेनी मार्कर्स आई विल गेट द आईटीसी। तो पूरा बिल 100 मार्कर्स रहेगा, आउट ऑफ 100 आपको सिर्फ 80 मार्कर्स का आईटीसी मिलेगा, ये 20 मार्कर्स का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लॉक क्रेडिट में क्या आएगा? सबसे पहले क्या था ब्लॉक क्रेडिट के अंदर? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल मतलब कन्वेंस था, कन्वेंस में क्या था? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में क्या आता है? मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स। अगर गुड्स के केस में है तो आउटसाइड एम्बिट ऑफ 17 सबसेक्शन 5 यू विल गेट द आईटीसी, पर अगर पैसेंजर्स में है तो यू हैव टू सी द सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी कितना है? अगर सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 13%, मोर देन 13%, लेस देन मोर देन 13% है, आउटसाइड 17.5 आईटीसी विल बी अवेलेबल, बट अगर लेस देन 13% है देन इट इज inside the 17 subsection 5 ITC will not be available except in 3 cases. What are those 3 cases? Further supply of motor vehicle, transportation of passengers and imparting motor training skills. बराबर। फिर उसके बाद था एयरक्राफ्ट या वेसल। एयरक्राफ्ट या वेसल के केस में क्या आएगा? Outside it is considered in 17 subsection 5 ITC will not be available but except for 4 cases where it is transportation of goods, passengers, transportation of goods, transportation of passengers, further supply and imparting training. फिर जनरल इंश्योरेंस covered under 17 subsection 5 ITC not available except in 3 cases where it is जहाँ पे अगर को मोटर व्हीकल वगैरह का मिलेगा तो यहाँ पे भी आईटीसी मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल। एंड लास्ट इज फर्दर सप्लाई जस्ट लाइक द बजाज अलायंस। फिर उसके बाद था फूड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, फिटनेस, जिम, प्लास्टिक सर्जरी। फिर उसके नीचे वाले भी सब आ गए उसके अंदर, कौन से हेल्थ एंड फिटनेस वाले, इंश्योरेंस वाले, तो ट्रैवल वाले। तो वो केस का ये तीन या चार मिला के सबका एक ही है, क्या है कि जनरली इट इज नॉट अवेलेबल बट इफ यू हैव taken that service for providing further supply of the same category then you will get the ITC, or if it is obligatory for an employer to employee to provide such supply under any law for the time being in force you will get the ITC. last था works contract। तो अगर आपने works contract लिया है for construction of an immovable property you will not get the ITC, but अगर आपने plant and machinery के लिए लिया है works contract तो आपको ITC मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या आता है? फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, ऑल दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी, बट प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस देयर आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। देन इफ यू हैव टेकन such works contract as an input service for providing it as output service, मतलब फर्दर सप्लाई के लिए, तो वो केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर और कौन से केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा? अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले से परचेस किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा।
सेकेंड पर्सनल कंजम्पशन के लिए पर्सनल कंजम्पशन वालों के लिए नहीं मिलेगा, एनआरटीपी lost को नहीं for- मिलेगा एक्सेप्ट फॉर गुड्स इंपोर्टेड बाय देम, एंड इफ गुड्स इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, डैमेज और डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, यू विल नॉट गेट द आईटीसी. आई होप इट इज क्लियर. Yes. यस, तुम यस में भी बोलो, मैं ही रिवाइज करती हूँ, है ना. तुम सिर्फ दिन में तारे देखो बस. ये भी हैंग हो गया तुम लोग जैसा. चलो नेक्स्ट बाकी है अपना स्पेशल केसेस, और है 4-5 टॉपिक्स बाकी है. ठीक है, चलो we stop for the day. We will continue tomorrow. Homework remains same. Revise everything and come. yes. Okay, ma'am. Yeah.